नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इंडिया में जो ये बेवरेजेस का मार्केट है, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स का मार्केट है, जो नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स का मार्केट है, इसकी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पे द प्रिंट में छपी है। ये द प्रिंट का आर्टिकल दिख रहा है याशिका सिंगला का, यहाँ से मैंने इस इंफॉर्मेशन को उठाया है। आज की डेट में अगर बेस्ट कोल्ड ड्रिंक की बात की जाए तो मेरी बेस्ट कोल्ड ड्रिंक थम्स अप है। हालांकि मैं उतनी पीता नहीं हूं, क्योंकि शुगर कंटेंट सारी ही इन कोल्ड ड्रिंक्स में ज्यादा होता है, तो यही रिकमेंडेड है कि ना पिया जाए। बट फिर भी ओवरऑल सबकी पसंद की अलग अलग ड्रिंक्स हो सकती हैं। किसी को फैंटा, किसी को मिरिंडा पसंद आती है। अब इंडिया के अंदर ये जो कोका कोला कंपनी है, इसके अंडर में बहुत से ब्रांड्स हैं। स्प्राइट ले लीजिए आप, फैंटा ले लीजिए, लिम्का ले लीजिए, कोका कोला, ये सब एक ही ब्रांड का। इन इवन थम्स अप की ओनरशिप भी कोका कोला के पास है। लेकिन यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ऐसी दी गई है कि लंबे समय तक ये जो कोका कोला नाम की कंपनी है, इसने थम्स अप को इंडियन मार्केट से हटाने की कोशिश की है। उसका वजह यह है कि ये जो थम्स अप ब्रांड है ना, ये एक इंडियन ब्रांड है। पार्ले ग्रुप का आपने नाम सुना होगा। रमेश चौहान जी का जो पार्ले ग्रुप है, इसने 1977 में थम्स अप ब्रांड को लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था? क्योंकि लगभग उसी समय पे कोका कोला इंडिया छोड़ के चला गया था। जी हाँ, आपको पता होगा 1990s में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया था। उससे पहले की जो इंडिया की इकोनॉमी थी, वो बहुत हद तक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। कौन कौन सी कंपनी इंडिया के अंदर ऑपरेट करेंगी, कितने प्रोडक्ट्स वो बना सकती हैं, ओवरऑल लाइसेंसेस कितने समय के लिए मिलेगा, किस प्रकार से वो ऑपरेट करेंगी, इसके ऊपर चलती थी सरकार की। और सरकार ने 1977 में कोका कोला कंपनी के ऊपर बहुत सी शर्तें लगा दी। जो भी कोका कोला कंपनी के इंडियन शेयर होल्डर्स थे, सरकार ने बोला कि अपने 60% शेयर्स सरकार की ओनरशिप में दे दिए जाएं। जो भी कोका कोला के अंदर ड्रिंक्स आती थी, उनको बनाने का जो सीक्रेट फॉर्मूला है, वो इंडियन शेयर होल्डर्स के साथ शेयर की जाए। तो इस प्रकार की जो बहुत सारी कंडीशंस भारत सरकार ने कोका कोला कंपनी के ऊपर लगाई, तो कोका कोला ने जो भी अपना बिजनेस का धंधा था 1977 में इंडिया के अंदर बंद कर दिया। तो कोका कोला के ब्रांड के अंदर जितनी भी ड्रिंक्स थी, वो इंडियन मार्केट में बिकनी बंद हो गई। अब जब ये ड्रिंक्स इंडियन मार्केट के अंदर बिकनी बंद हो गई, तो रमेश चौहान की पार्ले कंपनी ने एक ड्रिंक यहां पे रिलीज की 1977 में, जिसका नाम था थम्स अप। थम्स अप नाम का ये जो फॉर्मुलेशन था, इसका टेस्ट लोगों को बहुत पसंद आया। मैं पर्सनली बोलूंगा कि जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स है, जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स, उसमें सबसे बेस्ट अगर मुझे कोई लगती है तो थम्स अप। उसका रीजन है कि वो थोड़ी स्ट्रांग होती है, उतनी ज्यादा चीनी उसमें नहीं महसूस होती जितनी पेप्सी और कोका कोला जैसी ड्रिंक्स में होती है। सबका देखिए अलग अलग वो हो सकता है। तो ये जो थम्स अप ड्रिंक आई इंडियन मार्केट में, इसने कतई मतलब आप कह लो इंडियन मार्केट को ऑक्युपाई सा कर लिया। और इसका जो टैग लाइन थी, टेस्ट द थंडर, ये भी उस समय पे बहुत चली। तो कुल मिला के थम्स अप ने एज अ ब्रांड अपने आप को स्टैब्लिश किया। कोका कोला इंडिया के अंदर उस समय पे नहीं थी। 1977 में कोका कोला इंडिया छोड़ के चली गई थी। फिर क्या हुआ, 1990s में आए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में आके आराम से इन्वेस्ट कर सकती थी, भारत सरकार की इंटरफेरेंस कम हो गई थी। तो कोका कोला ने इंडियन मार्केट में 1993 में फिर से एंट्री मारी, और 1994 तक कोका कोला ने थम्स अप को एक्वायर कर लिया। 1993 में कोका कोला इंडिया के अंदर आया, और 1994 तक पार्ले कंपनी से थम्स अप को एक्वायर कर लिया कोका कोला में। कोका कोला कंपनी यहां पे ओवरऑल मार्केट देखिए, किसी भी फील्ड में अगर कोई बड़ा प्लेयर एंट्री मारता है, तो ओवरऑल वो जितने भी ब्रांड्स उनको ऑक्युपाई करने की कोशिश करता है। तो कोका कोला ने भी यही किया, थम्स अप को इन्होंने कैप्चर किया। अब थम्स अप की बिक्री को ऐसा बताया जाता है कि इंस्टीट्यूशनल तरीके से कोका कोला ने रोकने की कोशिश की। हालांकि कोका कोला के कंपनी एग्जीक्यूटिव्स हमेशा ये बोलते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कभी भी थम्स अप की बिक्री को रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन जो बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट है, उनका यह मानना था कि कोका कोला की जो मेन ब्रांड्स थे, जैसे कि फैंटा था, जैसे कि स्प्राइट था, जैसे कि लिम्का था, उसको कोका कोला ज्यादा प्रमोट करता था, और ओवरऑल थम्स अप को कोका कोला ने कम प्रमोट किया। तो एक बार जब कोका कोला आया इंडिया के अंदर और उसने थम्स अप को एक्वायर किया, तो उसके बाद के 1-2-3 साल में लोगों को यह देखने को मिला कि थम्स अप ये जो प्रोडक्ट था ना, एज अ बेवरेज था ना, ये मार्केट में ज्यादा बिक नहीं रहा है, लोगों के पास इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। कोका कोला का टारगेट शायद ये था कि थम्स अप को कम करके कोका कोला, फैंटा, स्प्राइट, इन सबको ज्यादा बेचा जाएगा। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी थी, ये उल्टी पड़ गई कोका कोला के ऊपर। कोका कोला के प्रोडक्ट्स बिकने बंद हो गए, पेप्सी के प्रोडक्ट्स बिकने शुरू हो गए ज्यादा। तो जब थम्स अप अवेलेबल नहीं मिली लोगों को, तो थम्स अप की बजाय कोका कोला पीना नहीं शुरू किया, फैंटा, स्प्राइट उतना पीना नहीं शुरू किया लोगों ने जितना पेप्सी पीना शुरू किया। तो ओवरऑल एक राइवल कंपनी यहां पे मार्केट शेयर खाने लगी। फिर यहाँ पे कोका कोला कंपनी को पता चला कि यार ये तो उल्टा हो जाएगा, झक्का खुला इनका। 1990s में अगर आप देखो, 1994 1995 के लगभग कोका कोला के पास सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट का 60.5% था इंडिया के अंदर।
उनको ये पता चला कि हमने अगर थम्स अप नहीं बेची तो हम 28.7% पे आ जाएंगे। सोचिए 60% मार्केट शेयर से 28% पे आ जाएंगे अगर थम्स अप नहीं बेची। तो 1997 में फिर से थम्स अप को बेचना शुरू किया कोका कोला ने। और कोका कोला ने कैसे थम्स अप को एक्वायर किया, ये भी अपने आप में खतरनाक स्टोरी है। मतलब बिल्कुल पोचर वाली चीज यहां पे नजर आएगी आपको। जब कोका कोला इंडियन मार्केट में आया तो ऑब्वियस सी बात है, पार्ले ग्रुप के पास अगर थम्स अप था तो पार्ले ग्रुप इतनी आसानी से तो अपनी ड्रिंक बेचेगा नहीं। तो यहां पे क्या हुआ, आपको पता होगा कि उस समय कांच की बोतल पे कोल्ड ड्रिंक बिका करती थी। आज की डेट में प्लास्टिक की बोतल बिकती, कांच की बोतल कम दिखती है। अब ये जो कांच की बोतलें हैं, ये थोड़ा ना थम्स अप वाले बना रहे थे, ये थोड़ा ना पार्ले वाले बना रहे थे। तो पार्ले वाले क्या करते थे कि जो भी बॉटलिंग कंपनीज थी उनको फ्रेंचाइजी दे रखी थी। ये बॉटलिंग कंपनीज पार्ले के लिए बॉटल बनाते थे। उस बॉटल के अंदर थम्स अप स्टोर होती थी और फिर जाके मार्केट में बिकती थी। लेकिन कोका कोला ने क्या किया कि जितनी भी बॉटल बनाने वाली कंपनीज थी उनको खरीद लिया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको अक्वायर कर लिया। तो थम्स अप के लिए बॉटल ही अवेलेबल नहीं थी। अगर पार्ले कंपनी थम्स अप बना रही है तो थम्स अप को बॉटल में बेचने के लिए बॉटल्स ही नहीं है, जो कि कोका कोला ने इंडिया के अंदर जो बॉटलिंग कंपनीज थी उनके ऊपर कब्जा कर लिया। तो बाद में जो चौहान थे वो बिल्कुल ही मजबूर हो गए और उन्होंने $40 मिलियन में थम्स अप को कोका कोला को बेच दिया। तो बेसिकली यहां पे कोका कोला ने बॉटलिंग यूनिट्स के ऊपर कब्जा करके रमेश चौहान ऑफ पार्ले ग्रुप को मजबूर कर दिया कि वो थम्स अप कोका कोला को बेच दें $40 मिलियन में। तो फाइनली थम्स अप का मालिक बन गया कोका कोला। और थम्स अप को आप कह लो एक ऑर्गेनाइज तरीके से डी प्रमोट करने की कोशिश की यहां पे कोका कोला ने। थम्स अप की यूनिट्स मार्केट में बिकना बंद हो गई। लेकिन ये चीज खुद कोका कोला पे उल्टी पड़ रही थी। कोका कोला ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि वो अपनी इंटरनेशनल ब्रांड्स को प्रमोट करना चाहते थे। फैंटा, स्प्राइट कोका कोला को प्रमोट करना चाहते थे और थम्स अप एक इंडियन ब्रांड थी, महाराष्ट्र में बनी थी। तो ये बात शायद कोका कोला वालों को पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन फिर कोका कोला वालों को पता चला कि यार ये तो पेप्सी ज्यादा मार्केट शेयर खींच जाएगा, थम्स अप का टेस्ट लोगों को पसंद है। तो फिर थम्स अप को फिर से 1997 में बेचना शुरू किया। तो ये जो बिजनेस मार्केट पॉलिटिक्स किस हिसाब से काम करती है, ये यहां आपको देखने को मिल रहा है। और आज की डेट में भी देखा जाए तो थम्स अप इज द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड ऑफ इंडिया सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में। 42% मार्केट शेयर आज के देश में थम्स अप के पास ही। कहीं ना कहीं थम्स अप का टेस्ट कह लीजिए, आप कह लीजिए थम्स अप की जो टैग लाइन है, थम्स अप का जो एडवर्टीजमेंट लोगों ने लिया है, जो भी कॉम्बिनेशन बैठा है यहाँ पे, उसके चलते थम्स अप एज अ सॉफ्ट ड्रिंक की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। थम्स अप की जो मालिक कंपनी है कोका कोला, उसने तक को थम्स अप को किल करने की कोशिश की, बट वो किल कर नहीं पाए। तो पोचिंग वाली जो बिजनेस स्ट्रेटजी थी यहां पे चली नहीं। अपने ही ब्रांड को वो किल नहीं कर पाए, जो कि उस ब्रांड के टेस्ट को इंडियंस पसंद करते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे थम्स अप एक इंडियन ब्रांड था। हालांकि अब ओवरऑल ये फॉरेन कंपनी की कंट्रोल के अंदर आ चुका है। तो एक छोटी सी मैं कहूंगा आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। बिजनेस किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से ब्रांड के नाम पे कंपटीशन चलता है मार्केट में, किस प्रकार से पोचिंग बिजनेस टैक्टिक्स चलती है। हालांकि इस आर्टिकल में जो कुछ भी कोका कोला के बारे में लिखा है, कोका कोला के एग्जीक्यूटिव्स उसको मना कर देते हैं मानने से। कोका कोला के एग्जीक्यूटिव्स का बोलना है कि नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है ना। बट ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट ने ये जो आर्टिकल लिखा है द प्रिंट का, इसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो बिजनेस से रिलेटेड एक छोटा सा आर्टिकल मैंने डिस्कस कर लिया, कैसे कोका कोला ने थम्स अप ब्रांड को मानने की कोशिश की, कैसे जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री है वो इवॉल्व हुई, इसके बारे में हल्की फुल्की जानकारी, कैसे 1990 से पहले इंडिया के अंदर फॉरेन ब्रांड्स के लिए काम करना मुश्किल था। लेकिन यही फॉरेन ब्रांड्स जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडिया के अंदर आए, तो उन्होंने अपनी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के बेसिस पे डोमेस्टिक ब्रांड्स को कब्जाया, उनको दबाने की कोशिश की। अब सोचिए दूसरे फील्ड्स में बाहर की कंपनीज ने ऐसे बहुत से इंडियन ब्रांड्स को दबा दिया होगा अपने इंटरनेशनल ब्रांड्स को प्रमोट करने के चक्कर में। थम्स अप को नहीं दबा पाए, रीजन भी उसका जो यूनिक टेस्ट था वो लोगों को पसंद आया। तो आई होप इस वीडियो को सुनने में थोड़ा बहुत मजा आया हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए।